प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, कल मैंने आपको पीडीएफ भेजा था, आज मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ, आपको वीडियो भेज रही हूँ। तो पहले प्रॉपर्टी क्या होती है, चीज़ को आसानी सॉल्व करने का तरीका, जहाँ पे आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपका आंसर निकालने में हेल्प करेंगी। तो पहला है कि अगर कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम पूरे 3/3 मैट्रिक्स का जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उसमें से किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम कि अगर सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो वो ठीक है, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम, या तो रो या कॉलम में से उसके सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, 0। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0। जैसे यहाँ पे ये है, ये क्या है, R2, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, R2 के सारे एलिमेंट 0 हैं तो डिटर्मिनेंट क्या हो गया, 0। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ रोज बी चेंज इनटू कॉलम्स, अगर रोज को कॉलम में चेंज कर दूं या कॉलम्स को रोज में, जैसे हमने ट्रांसपोज में करते हैं, रोज कॉलम में चेंज हो जाती हैं, कॉलम रोज में, तो भी डिटर्मिनेंट सेम रहता है, अगर रोज को कॉलम बना दूं, कॉलम्स को रोज बना दूं तो भी डिटर्मिनेंट सेम आएगा। थर्ड ध्यान से सुनना, थर्ड क्या कहता है, इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स, या तो 2 रोज या 2 कॉलम्स। अब इंटरचेंज है, मतलब कि हाँ, इंटरचेंज हमेशा दो के ऊपर बात होती है, इंटरचेंज में तीसरी चीज कभी नहीं आती, सिर्फ 2 चीजें होती हैं। अब इसमें प्रॉपर्टी में क्या है, या तो 2 रोज या 2 कॉलम। जैसे मैं और मेरे सामने कोई मेरा फ्रेंड बैठा है, अगर मैं कोई चीज आपस में लेती देती हूँ तो उसे कहते हैं इंटरचेंज। जैसे मैंने सपोज करो उसको बुक्स दे दी, उसने मेरे को पेन्स दे दिए, है ना, तो वो हो जाता है इंटरचेंज। बुक्स की जगह पेन चले गए, पेन की जगह बुक्स, बुक्स की जगह पेन चले गए, पेन की जगह बुक्स। तो वैसे ही जब रोज 2 इंटरचेंज होंगी तो रो 1 की जगह रो 2 या रो 2 की जगह रो 1, ऐसी कॉलम हो सकता है। कॉलम 1 की जगह कॉलम 2 के एलिमेंट्स, कॉलम 2 में कॉलम 1 के एलिमेंट्स। जैसे यहाँ पे आपको गिवन मैट्रिक्स दी गई है 1 2 3 2 1 1 -3 4 2। अब मैंने क्या किया, इसके एलिमेंट्स इंटरचेंज कर दिए, R1 के R2 में भेज दिए और R2 के R1 में भेज दिए, ठीक है। R1 के R2 में भेज दिए, देखो ना, R1 के R2 में चले गए, R2 के R1 में आ गए, है ना। इसको कहते हैं इंटरचेंज। इंटरचेंज मतलब आपस में। ऐसे में क्या होता है, डिटर्मिनेंट का आंसर माइनस के साथ आता है। जैसे आपका जो गिवन मैट्रिक्स है, सपोज कर लो, सपोज मतलब मान लो, जरूरी नहीं है कि जो मैं बोल रही वही आंसर हो। मान लो कि जो आपको ये मैट्रिक्स दी गई है, इसका आंसर आया है 56। तो जब आपने इसकी रोज 56 आ गया, जब आपने इसकी रोज को इंटरचेंज किया, है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा, -56। जब आपने रोज इंटरचेंज कर दी तो क्या आ गया, -56। तो मतलब कि अगर आपको पता हो कि रोज को इंटरचेंज करने या कॉलम्स को इंटरचेंज करने से मेरा आंसर माइनस में आता, तो आप ये प्रॉपर्टी बड़े आसानी से लगा सकोगे। नाउ कम टू फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत ईजी है। वो कहता है 2 रोज या 2 कॉलम्स सेम हो जाएं, सेम मतलब उसके सारे एलिमेंट सेम हो जाए। जैसे यहाँ कॉलम 1 देखो, ये है C1, ये है C2, है ना, ये C1, ये C2, दोनों के एलिमेंट सेम हो गए हैं, दोनों के एलिमेंट सेम है, 1 2 3 1 2 3। तो आप इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिखोगे, 0, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आपकी 2 रोज भी सेम हो जाएंगी तो भी आंसर 0। अब वो कहता है इफ, फिफ्थ प्रॉपर्टी, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ, वो सिंपल सी बात है, अगर किसी एक आपके पास ये डिटर्मिनेंट है 3/3 मैट्रिक्स का निकालना, जिसमें A B, ठीक है ना, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। मैं कहती हूँ कि मैं इस रो को K से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। क्या कर देती हूँ, K से मल्टीप्लाई, तो इसका डिटर्मिनेंट भी K से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब कि अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, इसको भी 2 से कर दिए, K कोई भी नंबर हो सकता है, माइनस या प्लस, इन तीनों को, रो के सारे एलिमेंट्स को मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई। तो मेरा आंसर जो भी है, जो डिटर्मिनेंट सपोज करो गिवन मैट्रिक्स का 40 आया है ना, सपोज करो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आया 40। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, इसके डिटर्मिनेंट को
के किसी एक रो या कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 2 × 40। मतलब कि जो आपकी गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट था, तो अगर पहले इसका आंसर 40 था, तो जब मैंने इसके किसी भी रोज़ या किसी भी एक कॉलम के हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा डिटर्मिनेंट भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब कि फिर आंसर क्या बन जाएगा 80। ऐसे ही सपोज करो मैं कॉलम को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो भी 2 × 40। ठीक है। तो किसी भी रोज़ या कॉलम को अगर के सारे एलिमेंट्स को मैं जिस नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी, तो मेरा डिटर्मिनेंट भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट 6, इफ ईच एंट्री इन अ रो ऑफ अ डिटर्मिनेंट रिटर्न एज, वो क्या कहता है, अगर हर एक एंट्री किसी भी रो या कॉलम की हर एक एंट्री में वो 2 नंबर की एडिशन बन रही है, 2 नंबर की एडिशन बन रही है, तो वो 2 मैट्रिक्स बन जाएंगी। 2 डिटर्मिनेंट्स अलग अलग बन जाएंगे। जैसे यहाँ पर a1 + x1, a2 + x2, a3 + x3 है। ये 2 तो सेम रहेंगी क्योंकि ये सिंगल है, बट मैट्रिक्स हमारी 2 में हो जाएगी। अगर 3 होंगे तो 3 में हो जाएगी, 4 होंगे तो 4 में हो जाएंगे। मतलब कि अगर कोई एक कॉलम या कोई एक रो में जितनी बारी प्लस या माइनस का साइन आ रहा है, उतनी ही आपके डिटर्मिनेंट्स विद साइन आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे x1, x2, x3 है। एक बार आपने a1, a2, a3 उठा लिया, फिर b1, ये तो दोनों चेंज नहीं होंगे क्योंकि ये सिंगल लिखे हैं, ये एज इट इज़ रहेंगे, ये दोनों जगह आएंगे। बट बीच में क्या है, प्लस का साइन, तो यहाँ पे लगा दिया मैंने प्लस। फिर कौन सा लिखा हुआ है मेरे पास, x1, x2, x3, फिर मैंने यहाँ पे लिखा है x1, x2, x3, फिर से ये दोनों। मतलब कि एक कॉलम, कोई भी एक कॉलम या कोई भी एक रो में अगर सिचुएशन ऐसी बन रही है कि वो 2 नंबर्स का अलग अलग सम है, जैसे मैं मान लेती हूँ 2 + a1, ठीक है, 3 + a2, 4 + a3, तो पहली मैट्रिक्स जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, 3, 4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा a1, a2, a3। बाकी दोनों जो है वो एज इट इज़ लिखे जाएंगे। ठीक है। तो अगर 3 बार होगा तो ऐसे ही प्लस लगा के एक और डिटर्मिनेंट बन जाएगा, अगर 4 होंगे तो ऐसे ही प्लस लगा देंगे। ठीक है। अब अगला, इफ द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ द ऑपरेशन क्या लग रहा है, r1 एज r1 + k r2, c1 एज c1 + k c1। c1 पे ही ऑपरेशन लग रहा है कि c1 में c1 के एलिमेंट को ही k के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाए। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है कि आपके पास डिटर्मिनेंट है 1 3 -2 0 4 3 1 -2 5। अब जो इस डिटर्मिनेंट का आंसर है वही जो अब ऑपरेशन लगेगा उससे भी वही आएगा। वो ऑपरेशन कैसे लगा है वो देखो, मैंने ना ऊपर वाली रो छेड़ी ना नीचे वाली रो छेड़ी, बीच वाली छेड़ी। नीचे वाली रो में क्या किया, 1 है, r1 एज r1 + k r2। अब k की वैल्यू यहाँ पे मैंने ले ली 3, k की वैल्यू क्या ले ली मैंने 3। r1 का पहला एलिमेंट क्या है 1, तो 1 + k की वैल्यू क्या है 3, फिर से 1 है क्योंकि r1 + k r2, मतलब कि r1 का जो यहाँ पे काम कर रही हूँ मैं r3 पर। ठीक है। अगर मैं C1 पे ऑपरेशन लगाती हूँ, C1 + LC2 +
C3 मतलब कि C1 पे ऑपरेशन लगा, जिस पे ऑपरेशन लगता है उसके आगे एरो लग जाता है कि C1 पे मैंने ऑपरेशन लगाया कि C1 में C2 के सारे एलिमेंट्स को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके और C3 के सारे एलिमेंट्स को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके मैं ऐड कर दूं तो डिटर्मिनेंट सेम रहता है। ये थोड़ा ध्यान से सुनना, कई बार यूज़ हो जाता है कि अगर किसी भी एक रो या किसी एक कॉलम में बाकी दो रोज को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या किसी भी कॉलम को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं तो डिटर्मिनेंट सेम रहता है। जैसे यहाँ पर मैंने लिया कि C1 में C2 और C3 को मैंने किसी भी नंबर L और M से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया है तो भी डिटर्मिनेंट सेम है। ध्यान रखो C1 पे ऑपरेशन लगा है, ऐसे C2 पे भी लग सकता है, C3 पर भी लग सकता है, बट एक टाइम पे एक ही कॉलम या फिर एक ही रो पर लगाएंगे, ठीक है। बाकी दो कॉलम्स को ऐड कर दें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, चाहे डिफरेंट हो चाहे सेम, मतलब कि कॉलम 1 के सारे एलिमेंट्स को एक ही नंबर से, कॉलम 2 के सारे एलिमेंट्स को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करके कॉलम 1 में अगर मैं ऐड करती हूँ तो भी डिटर्मिनेंट सेम रहता है। 9th फैक्टर थ्योरम, वो कहता है कि जैसे आपके पास ए बी सी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, बी सी सी ए बी है, इसमें मैं बी को ए से रिप्लेस कर दूँ, बी की जगह भी क्या लिख दूँ ए, बी की जगह क्या लिख दूँ ए, तो मेरे पास ये बन जाएगा ए स्क्वायर। देखो ध्यान से, ए को मैंने ए की जगह क्या लिख दिया है बी, तो ए सी बी ए स्क्वायर, देखो चेक करो, बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर बन गया, सी स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर, बी सी क्या बन गया ए सी ए क्या बन गया सी ए रहा, ए बी क्या बन गया ए स्क्वायर, क्योंकि ए इंटू ए स्क्वायर है ना, ये क्या बन गया ए स्क्वायर। तो उस और वो ज़ीरो के इक्वल है, और वो डिटर्मिनेंट वो ज़ीरो के इक्वल है, तो ए माइनस क्या बन जाएगा उसका फैक्टर। ऑब्वियसली ए को मैंने बी से रिप्लेस किया और वो ज़ीरो के इक्वल है, तो ए माइनस बी क्या बन जाएगा उस चीज़ का फैक्टर। ये थोड़ा कम यूज़ होता है। थैंक यू। तो जो आपको मैंने आज प्रॉपर्टी समझाई है उसको ध्यान से समझ लो, जितनी मर्जी वीडियो देखो, फिर नहीं समझ में आती हो मुझसे पूछो। तो पहली 6-7 प्रॉपर्टीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन पर ध्यान से सुनना। जो मैंने ज़ीरो वाली इंटरचेंज वाली समझाई है उनको अच्छे से दिमाग में डाल लो। थैंक यू, क्योंकि कल से मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने लगी हूँ। थैंक यू।